दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन की इस जंग को 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और इतना ज्यादा वक्त गुजरने के साथ यह बात भी क्लियर हो चुकी है कि इस पूरी जंग में अगर वाकई फिलिस्तीन का इन दो ताकतों ने साथ दिया है, या ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के 2 देश सच में फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, तो उनमें से एक तो यमन है और दूसरा जबकि साउथ अफ्रीका है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि साउथ अफ्रीका ने फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए जो रास्ता चुना है, वो कदम पिछले 70 या 75 साल के इतिहास में अरब या फिर किसी भी मुस्लिम देश ने भी नहीं उठाया था। न तो इस तरह का रास्ता चुना था और न ही कभी इस तरह का रास्ता चुनने की उम्मीद की थी। हाँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साउथ अफ्रीका ही वो पहला देश है जो इसराइल को उसके सारे कारनामों और सारे क्राइम्स की वजह से ICJ मतलब के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा चुका है और वहाँ पर एक ऐसी बड़ी लीगल लड़ाई का आगाज हो चुका है जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। शुरू में तो साउथ अफ्रीका की तरफ से जब ये केस फाइल किया गया था और दुनिया भर में ये खबर फैली थी, तो इसराइल हमेशा की तरह इस पूरे मामले को हल्के में ले रहा था। हल्के में लेने की वजह यही थी क्योंकि इतिहास पर नजर डाले तो शायद ही इसराइल ने UN की कभी सुनी होगी, वरना UN की जितनी भी ब्रांच है, मतलब जितनी भी अलग अलग शाखाएं हैं, उनका कोई भी ऑर्डर आए, कोई भी वहाँ पर रेजुलेशन पास हो, इसराइल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसको रियलाइज हो चुका है कि यह मामला पुराने मामलों की तरह आसान नहीं है, बल्कि हालात अब पूरी तरह से हाथ से निकल चुके हैं। यही वजह है कि सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि उनको न सिर्फ पूरी अरब दुनिया की बल्कि इसराइल का दौरा करना पड़ा, जहां पर उन्होंने सारे अरब देशों को और साथ ही साथ इसराइल को यह समझाने की कोशिश की कि इस पूरे मैटर से कैसे निपटा जाए। और इन्हीं तमाम चीजों की ही असर था कि सुनवाई से ठीक 1 दिन पहले इसराइल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंग्लिश में ही पूरी दुनिया को खिताब किया गया, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से पलटी मार दी और दुनिया के सामने ये समझाने की कोशिश की कि न तो वो गाजा पर कब्जा करना चाहता है और न ही उसके लोगों को उनके घरों से यानी उनकी जमीन से बेदखल करना चाहता है। ये दरअसल डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश थी, मगर जाहिर है ये तीर पहले ही कमान से निकल चुका है क्योंकि इसराइल के अलग अलग मंत्रियों और अलग अलग ऊंची पोस्ट पर बैठने वाले लोगों वो सारे बयान सोशल मीडिया पर मौजूद है जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर फिलिस्तीनियों के खिलाफ दिए थे। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त तक पहले दिन की सुनवाई हो चुकी है और इस सुनवाई के बाद न सिर्फ इसराइल ही बल्कि पूरी दुनिया भी हैरान है क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। साउथ अफ्रीका ने इस लेवल का केस तैयार किया है। ये केस कितना ज्यादा जबरदस्त है और मजबूत है, इस चीज का अंदाजा ट्विटर मतलब के X पर भी जारी किए गए हैं और जारी किए गए उन बयानों से पता लगाया जा सकता है कि जो 1 दिन की हेयरिंग के बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर या फिर बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, अब वो चाहे नेतन्याहू की गवर्नमेंट से ही हो जुड़े हुए हो या फिर अपोजिशन की तरफ से ही हो, उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। फ्रस्ट्रेशन का आलम तो ये है कि इसराइल ने कहा है कि ये साउथ अफ्रीका हमास की एक लीगल टीम है और ये जितने भी वकील बैठे हुए हैं ये दरअसल हमास के ही वकील हैं। ये सब चाहते हैं कि हमास को अलाउ किया जाए कि उसने पास्ट में जो कुछ भी गुनाह किए हैं वो उन सब को दोबारा कर सके। इस केस में दोस्तों और क्या क्या है, कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी, कैसे चलेगी, नतीजा कैसे आएगा, कब आएगा और क्या क्या होगा, ये सब कुछ जानने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला लेकर साउथ अफ्रीका ही कोर्ट में क्यों पहुंचा है। क्योंकि जाहिर है साउथ अफ्रीका न तो एक अरब कंट्री है और न ही एक मुस्लिम कंट्री है और न ही फिलिस्तीनी और इसराइल वगैरह के पड़ोस में मौजूद है, बल्कि वो तो फिलिस्तीन से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमको मिलेगा साउथ अफ्रीका के इतिहास से, वो भी ज्यादा पुराना नहीं बल्कि आज से सिर्फ 30 या 40 साल पुराने इतिहास से। आप जब किताबों में इस दौर का नजर डालेंगे तो आपको सबसे मशहूर और सबसे मेन चेहरा नजर आएगा नेल्सन मंडेला का। वही नेल्सन मंडेला की जिनको मॉडर्न साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है और दुनिया के बाकी इलाकों में भी काफी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में आप लोगों को उनके स्टैचू मिल जाएंगे। नेल्सन मंडेला को आप लोग साउथ अफ्रीका का गांधी भी कह सकते हैं क्योंकि वो खुद न सिर्फ गांधी से इंस्पायर थे बल्कि उन्होंने जो आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो तरीका अपनाया था वो भी काफी हद तक
गांधी जी जैसा ही था। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने भी बिल्कुल फिलिस्तीन की तरह ही एक लंबे वक्त तक अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वो कुछ इस तरह के चंद गोरे लोगों ने आकर वहाँ पर एक ब्लैक लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। गुलाम इस नजर से क्योंकि उनके सारे राइट्स छीन लिए थे और उनको बराबर का शहरी माना ही नहीं जाता था। नेल्सन मंडेला ही उस लड़ाई के मेन हीरो थे। इन लोगों ने एक लंबे वक्त तक लाखों कुर्बानियां देने के बाद न सिर्फ आजादी हासिल की बल्कि 1994 में फाइनली साउथ अफ्रीका को अपना पहला ब्लैक राष्ट्रपति मिला कि जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। इन्हीं नेल्सन मंडेला ने खुद खुले तौर पर एक बार ये कहा था कि साउथ अफ्रीका के लोगों की आजादी उस वक्त तक अधूरी है जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता। नेल्सन मंडेला की जबान से बोले गए ये तारीख जुमले और मशहूर जुमले नेल्सन मंडेला की उस स्टैचू के नीचे लिखे हुए हैं जो दरअसल आज भी वेस्ट बैंक यानी कि फिलिस्तीन में मौजूद है। यह स्टैचू सन 1997 में यानी कि नेल्सन मंडेला की जिंदगी में ही फिलिस्तीन में लगा दिया गया था। इस हिसाब से धीरे धीरे समझ चुके होंगे कि नेल्सन मंडेला और फिलिस्तीनियों की दोस्ती का क्या आलम था। यहाँ पर आप लोगों के लिए यह बात जान लेना भी जरूरी है कि ब्लैक लोगों की आजादी के लिए लगभग अपनी जिंदगी की 27 साल जेल में काटने वाले मंडेला को अमेरिका और उसके सभी दोस्तों की तरफ से एक टेरर के तौर पर देखा जाता था। सन 2000 में नेल्सन मंडेला अमेरिका के आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हुआ करते थे। इसराइल भी हमेशा की तरह सिर्फ अमेरिका के टीम में शामिल था बल्कि वो तो पर्सनली साउथ अफ्रीका में उन लोगों की मदद किया करता था कि जिनके खिलाफ मंडेला की लड़ाई चल रही थी। हर मामले में मदद यानी हथियारों से मदद, पैसे की मदद, जासूसी में मदद, हर मामले में मदद किया करता था। इसके बिल्कुल उलट जो फिलिस्तीन के लीडर थे यानी कि यासिर अराफात, इसके अलावा लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी, ये सब लोग खुले तौर पर नेल्सन मंडेला को और उनके मूवमेंट को ही सपोर्ट किया करते थे और उनकी हर तरह से मदद किया करते थे। यही वजह रही है कि नेल्सन मंडेला ने मरते दम तक फिलिस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ा। साउथ अफ्रीका की तरफ से फिलिस्तीन के इस मैटर में इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखने की वजह तो आप लोग जान ही चुके होंगे। चलिए अब जरा मुद्दे पर आते हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। वो लगभग 84 पेजेस की एक पूरी चार्जशीट है जिसमें 154 पॉइंट्स के जरिए ये सारे मामले को एक्सप्लेन किया गया है और वो सारे फैक्टर बताए गए हैं जिससे यह साबित किया जा सके कि इसराइल फिलिस्तीन के अंदर मतलब गजा के अंदर पूरी नस्ल कशी कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी बिल्कुल शुरुआती दौर में ही इसको काफी मजबूत मानते हुए इस पर सुनवाई की हामी भरी और फौरन वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दी। पहले दिन तो साउथ अफ्रीका की तरफ से वो सारे पॉइंट्स रखे गए जिससे यह साबित किया जा सके कि इसराइल हकीकत में गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है और वो सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब दूसरे दिन जाहिर है इसराइल उनका जवाब देगा और यह साबित करने की कोशिश करेगा। तो इस केस की तो आगे सुनवाई होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यह केस सुना जाने के काबिल ही नहीं है। ये सारे इल्जाम पूरी तरीके से झूठ हैं और कोर्ट को यह फैसला भी लेना होगा कि वह इस केस को सुना जाना चाहिए या फिर नहीं। अगर कोर्ट इस बात पर मान गया कि यहाँ सुनवाई होनी चाहिए तो जाहिर है इसराइल ऑलरेडी आधा केस वहीं पर हार जाएगा और फिर कोर्ट के इस हामी की बाद ही पूरी तरीके से सुनवाई शुरू होगी। हो सकता है महीनों तक चले, वैसे आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों इस पूरे केस को सुनने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज मौजूद होंगे जो लगभग सभी अलग अलग देशों से होंगे। मगर यहाँ पर यह बात भी याद रखने वाली है कि इसराइल को यह अधिकार होगा कि वो उन 15 में से किसी एक को खुद चुन सकता है। ठीक इसी तरह दूसरे पार्टी साउथ अफ्रीका को भी यह अधिकार होगा कि वो एक जज को खुद से चुन सके। आखिर में फैसला वही माना जाएगा कि जो मेजोरिटी की तरफ से दिया जाएगा। मतलब 15 में से 8 जज जिस बात पर राजी हो जाएंगे और जिस चीज को सही मान लेंगे वही फैसला होगा। शुरुआती दौर में तो साउथ अफ्रीका की तरफ से दायर किए गए उन मुकदमे का समर्थन करने से ज्यादातर देश बचते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर अब समर्थन करने वालों की लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस वक्त मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ज्यादातर मुस्लिम देश और दुनिया के कई बाकी देश में से साउथ अफ्रीका को समर्थक दे चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ इस केस की मुखालफत करने वाले लोगों की लिस्ट में सिर्फ 2 ही नाम नजर आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप पहले ही समझ चुके होंगे क्योंकि पहला नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा नाम है यूनाइटेड किंगडम। हालांकि रशिया, चाइना और इंडिया जैसे कुछ मशहूर और बड़े नाम ऐसे भी हैं जो कि दोनों ही टीम से गायब नजर
आ रहे हैं। आपको जानकर तो शायद हैरानी होगी कि इसराइल में दूसरे बहुत सारे मामलों की तरह इस मामले को लेकर भी टूट फूट नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि इसराइल के एक पार्लियामेंट मेंबर हैं, मतलब लॉ मेकर हैं, कि जिनका नाम ऑफर कैसेड बताया जा रहा है। उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के इस मुकदमे को सपोर्ट कर दिया है और इसराइल में हंगामा तो मच गया है। बहुत सारे नेताओं अब इस बात का लेकर मशवरा कर रहे हैं कि एक रेजुलेशन मिलाकर इस बंदे को ही अपने पार्लियामेंट से यानी कि इसके सीट से बर्खास्त कर दिया जाए। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के जॉन ऑलरेडी इस मुकदमे में इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। वहां से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही है कि लेबर पार्टी से जुड़े हुए एक मेंबर ने खुले तौर पर साउथ अफ्रीका को इस मामले में सही ठहराया है। फिलहाल दोस्तों, आखिर में एक बार फिर से वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले।